Okay, students, today we will study history chapter 3rd, the Delhi Sultans. In this chapter, we will discuss about the different sultanates, different rulers who ruled over Delhi, and we will also know that from which time Delhi became the important capital city in Indian subcontinent. Okay, so let's start the chapter. In chapter second, we saw that the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. यानी दूसरे अध्याय में हमने देखा थी अर्थात कावेरी जो नदी क्षेत्र था वह एक बड़े किंगडम का क्या था, एक प्रमुख केंद्र था. बट आपने नोटिस किया दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम, लेकिन कहीं भी दिल्ली या दिल्ली के राजधानी के रूप में कोई जिक्र नहीं किया गया. इसका मतलब ये था कि 11वीं सेंचुरी तक दिल्ली जो थी कभी केंद्र में थी ही नहीं. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी, क्योंकि दिल्ली जो थी 12th सेंचुरी के बाद ही वह एक प्रमुख केंद्र के रूप में निकल करके सामने आई. अब आइए टेबल 1 को अगर देखेंगे तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. जो तोमर राजपूत थे उन्होंने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया 1165 के बाद, यानी 12th सेंचुरी के मिड पार्ट में ये जो अनंग पाला थे उन्होंने दिल्ली को अपनी पहली बार राजधानी बनाया. इसके बाद उनके बाद जो चौहान रूलर्स थे जिनको चामान भी कहते हैं अजमेर के, उन्होंने तोमर्स को हरा करके और दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया. और दोनों ही डायनास्टीज़ को ये श्रेय जाता है दिल्ली को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने में. इसके अलावा बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे, यानी जैन व्यापारी थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए. इसके अलावा यहाँ पर क्वाइन सिक्के वगैरह भी मिंट किए जाते थे, अर्थात सिक्कों की ढलाई की जाती थी जिसको दहलीवाल भी कहते हैं. अब तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली का जो रूपरेखा था, जो परिवर्तन था, वो लगातार दिल्ली बदलती जा रही थी. दिल्ली आगे चल कर के कई सारे सुल्तान या सल्तनत के अंतर्गत आई और 13th सेंचुरी के बाद एक के बाद एक 5 डायनास्टीज आई जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया. ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं. दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज़. अब जो अलग अलग दिल्ली सुल्तान्स थे इन पांचों डायनास्टीज़ के, इन्होंने दिल्ली में अलग अलग सिटीज़ बनाए और इन सबको ही दिल्ली के नाम से जानते हैं. फिगर में आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा सीरी, जहाँपना, दिल्ली कुहना, ये सारे कुछ ये आपका दिल्ली के ही रूप में जाना जाता है. ठीक है स्टूडेंट, अब हम टेबल को देखेंगे तो पाएंगे कि द रूलर्स ऑफ दिल्ली के जो रूलर्स रहे राजपूत डायनास्टी से स्टार्ट करेंगे जिसमें तोमर और चौहान आए जिन्होंने 1165 से लेकर के 1192 तक दिल्ली पर रूल किया. उसके बाद जो नेक्स्ट फॉरेन इन्वेडर्स के रूप में जो भी सुल्तान आए जैसे कि अर्ली तुर्किश रूलर, तो यहाँ से 1206 से इनका रूल शुरू हुआ और अर्ली तुर्किश रूलर के बाद खलजी डायनास्टी आई, फिर तुगलक डायनास्टी आई, फिर सैयद और अंत में लोदी डायनास्टी जो 1526 तक रही. यानी आप ये कहें कि 1206 से 1526 तक 5 फॉरेन इन्वेडर्स ने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया, रूल किया. और ये रूल ख़त्म हुआ 1526 में बाबर द्वारा इंडिया में मुग़ल एम्पायर की स्थापना करने के बाद. तो ये मुग़ल एम्पायर को हमने इसमें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मुग़ल एम्पायर का जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम उनको अलग से नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे. अब
दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानने का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, क्वाइंस, सिक्के, आर्किटेक्चर और वास्तुकला। ये हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वैल्यूएबल फॉर आर इन हिस्ट्रीज। यानी इतिहास में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस समय जो हिस्ट्री जो होती थी वो तारीख या तवारीख के रूप में लिखी जाती थी। तारीख से मतलब है हमारा डिफरेंट डेट्स, यानी जब कोई इवेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब वो हैपन होता है तो उसको नोट करने के लिए तारीख का इस्तेमाल वो करते थे। तारीख जो है ये पर्शियन वर्ड है और ये दिल्ली सुल्तान्स की लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी उनकी प्रशासनिक भाषा थी। अब आइए यहाँ पर 4 स्टेजेज ऑफ मेकिंग ऑफ पेपर दिया गया है, जिसमें देखिए पहले स्टेज में पेपर को तैयार किया जा रहा है, सेकेंड स्टेज में राइटिंग की जा रही है, थर्ड स्टेज में तो इसमें गोल्डन प्लेट्स लगाई जा रही हैं, यानी सोने की परत चढ़ाई जा रही है ताकि उन लेटर्स को हाईलाइट कर सके। और फोर्थ है प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और अंत में किताब को तैयार करते हुए उसकी बाइंडिंग की जाती है। और इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट्स या नोटबुक तैयार होते थे तवारीख के। द ऑथर ऑफ तवारीख, जो तवारीख के जो राइटर्स होते थे वो लर्नड मैन होते थे, अर्थात वो विद्वान लोग होते थे, जैसे कि सेक्रेटरीट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, यानी वो राज्य के शासन के सचिव हो गए, प्रशासक हो गए, कवि हो गए, दरबारी हो गए राजा के शासक के, तो ये सभी लोग तवारीख को लिखते थे। बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। इतना ही नहीं, वो प्रायः राजा को एडवाइस भी करते थे एक आदर्श या एक सही शासन चलाने के लिए। ठीक है, अगर आप और आगे कुछ डिटेल्स को नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़। जो तवारीख के जो राइटर्स होते थे मोस्टली दिल्ली शहर में रहते थे, मुश्किल से ही कोई गांव में रहता था। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवार्ड। ये प्रायः सुल्तान के लिए लिखते थे एक अच्छे इनाम या तोहफे के लिए। दिस ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन नीड टू preserve and ideal social orders based on birthright and gender distinctions। ये जो ऑथर्स होते थे, अर्थात जो इन शासकों या सुल्तानों के यहाँ जो लोग होते थे, जो कवि वगैरह, लेखक वगैरह, ये प्रायः राजा को इस बारे में भी बताते थे कि जो लोगों का सामाजिक अधिकार या आदर्श, एक सामाजिक जो क्रम होना चाहिए वो उनके जन्म के आधार पे या लैंगिक भिन्नताओं के आधार पर, अर्थात स्त्री पुरुष के आधार पर होना चाहिए। और एंड देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, और उनके इन विचारों को सबसे साझा नहीं किया जाता था या सबसे बांटा उसको नहीं जाता था। फॉर एग्जाम्पल इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान, यानी 1236 में सुल्तान जो इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका बनी दिल्ली सल्तनत में। ऐसा पहली बार था कि दिल्ली सुल्तान्स में कोई मुस्लिम महिला शासिका बनी हो। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। उस समय के 13th सेंचुरी के जो एक महान क्रॉनिकलर थे, अर्थात इतिहास कालक्रम लेखक थे, मिनहाज सिराज, उन्होंने अपने अकाउंट में बताया, उन्होंने उनके बारे में जिक्र किया कि जो रजिया थी अपने सभी भाइयों में सबसे कुशल और सबसे योग्य थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन मिनहाज ये भी बोलते थे कि उन्हें कभी भी एक रानी को एक शासक के रूप में देखना अच्छा नहीं लगा या उसको ये स्वीकार नहीं कर पाते थे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट द हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, शी वॉज रिमूव फ्राम द थ्रोन इन 1240। इसके अलावा जो उनके दरबार में, अर्थात रजिया के दरबार में जो भी नोबल यानी जो भी कुलीन लोग थे, जो बड़े पदों पर आसीन जो पुरुष थे, उन्हें भी रजिया का या ये रूल करना पसंद नहीं आया। और अंततः इतने प्रेशर के बाद रजिया को 1240 में, अर्थात अपने गद्दी संभालने के 4 वर्ष बाद ही उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट मिन्हाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। आइए जानते हैं, इसको शॉर्ट में देखते हैं कि रजिया के बारे में जो मिन्हाज सिराज थे उनके क्या विचार थे। तो अभी हमने ऊपर बताया है कि रजिया के बारे में जो मिन्हाज सिराज का मानना था कि वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा कुशल थी, उसके अंदर एक शासिका बनने के सभी गुण थे, बट बिकॉज शी वॉज ए वुमेन शी हैड नो राइट टू बी अ रूलर। इट मीन्स दैट कि वो एक महिला थी और महिला होने के कारण उसको कोई अधिकार नहीं था कि वह एक रानी, एक शासक के रूप में काम करे। मिन्हाज सिराज का कहना था कि वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन। जो स्त्रियां होती हैं वो गॉड के जो क्रिएशन है उनके अकॉर्डिंग वो पुरुषों के अधीन होती हैं, उनको पुरुषों से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। मिन्हाज का ये भी कहना था कि भले ही वह पुरुषों से कितनी ही योग्य रही हो, कितने ही उनसे महान कार्य किए हों, लेकिन फिर भी जो ईश्वर या जो अल्लाह का जो कानून है या उनका जो खाता है उसके अंदर इनके गुणों को उत्कृष्ट स्थान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रजिया सुल्ताना के अलावा भी बहुत पुराने समय में इतिहास में बहुत सी ऐसी औरतें रहीं जो एक क्वीन के रूप में, एक शासिका के रूप में राज की, जैसे कि 1262 से 1289 तक रुद्रमा देवी जो काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल आंध्र प्रदेश की रानी थी। रुद्रमा देवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे अपने आप को एक पुरुष के रूप में दर्ज कराया क्योंकि वह अपनी पहचान एक रानी के रूप में वो लोगों से छिपाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर लोग जानेंगे कि रानी उनकी शासक है तो लोग विद्रोह कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है कश्मीर की जो एक रानी थी जिनको लोग प्यार से दिद्दा बोलते थे, और जनरली दिद्दा जो है ये वर्ड होता है वो एल्डर सिस्टर यानी बड़ी दीदी के लिए यूज किया जाता है, और उस रानी की लोकप्रियता की वजह से उनको प्यार से लोग दीदी बोलते थे। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स जो इतिहास में महिला शासिकाओं के रूप में दर्ज है। अब आइए कुछ और पॉइंट्स कवर करते हैं, जैसे कि बर्थ राइट। तो बर्थ राइट क्या है? तो प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ राइट। Privileges claim on account of birth. For example, people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. अर्थात लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो जन्म के अनुसार दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग राजा परिवार में या शाही परिवार में पैदा होते हैं उनको ऊंचे पद मिलने का अधिकार होता है, ये जन्म के द्वारा अधिकार दिया जाता है। जेंडर डिस्टिंक्शन की बात करें तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजुअली दिस डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। इसके अलावा अगर लैंगिक भेदभाव की बात करें तो इतिहास में पुराने ज़माने में भी स्त्री और पुरुषों में भेदभाव था, और उनका उस समय भी ये मानना था कि जो पुरुष होते हैं स्त्रियों के मुकाबले बेहतर होते हैं, इसलिए बड़े पदों पर पुरुषों को सुपीरियर या उनको अच्छा माना जाता था। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है द सर्किल ऑफ जस्टिस, अर्थात न्याय का चक्र। उस जमाने के एक क्रॉनिकलर थे 13वीं सेंचुरी के जिनका नाम था फ़क्र मुदब्बिर। उन्होंने बताया जैसे कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा है जो सैनिकों के बिना वो अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। और ठीक जो उनके सैनिक भी है वो बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के वो सरवाइव नहीं कर सकते। और सैलरी कहाँ से आएगी? सैलरी आएगी किसानों के द्वारा, रेवेन्यू से। और रेवेन्यू किसान एक तभी दे पाएगा जब वो क्या होगा? प्रॉस्परस और हैप्पी होगा, अर्थात वो अच्छे से फसल ग्रो कर पाएगा। एंड दिस हैपन्स when the king promotes justice and honest governance। और ये तभी होगा जब एक राजा अपने राज्य में न्याय का और ईमानदारी पूर्वक शासन कायम करे।
तो सर्किल ऑफ जस्टिस का मेन जो उद्देश्य ये है कि जो किसी भी राजा का राज्य तभी वो आगे बढ़ सकता है जब राजा, उसके सैनिक और उसके जो प्रजा है या उसके जो प्रजा में काम करने वाले किसान मजदूर हैं वो सभी क्या रहे, प्रॉस्परस रहे, संपन्न रहे। तो ये जो न्याय का चक्र है ये एक दूसरे को क्या करता है, सभी को एक दूसरे से जोड़ता है और सब पर एक दूसरे की निर्भरता को दर्शाता है। तो आज के लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। गुड बाय, टेक केयर।